हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 10th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। हिंदी मीडियम क्यों? क्योंकि देखो, हिंदी मीडियम के स्कूलों की हालत वैसे ही बड़ी खस्ता सी होती है। आमतौर से कोचिंग भी कुछ खास नहीं होती और इंटरनेट पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इतने ज़्यादा कंटेंट भी अवेलेबल नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि जो कुछ मेरे पास 5-6 साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसमें जो कुछ मैंने बच्चों से सीखा है, जो कुछ मैंने खुद से सीखा और बच्चों से सीखा है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं अगर बच्चों की कुछ मदद कर पाऊँ, उनके एग्ज़ाम की तैयारी में उनकी कुछ मदद कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेहतर होगा। और मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा तो आप देखोगे कि मैं बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और जो कुछ एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा वो आपके आसपास होने वाली चीज़ों से एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी हो जाती है और आप टॉपिक को न सिर्फ आसानी से समझते हो बल्कि अपने हिसाब से कुछ न कुछ उसके बारे में लिख भी देते हो। ओके, इस वीडियो में और आने वाली कुछ चंद वीडियो में मैं साइंस के सब्जेक्ट को कवर करूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन कौन सी हेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसे आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है और वो आप तैयार कर लोगे। अगर मैं मुझसे पढ़ोगे सच में तो तैयार हो जाएगा ऑटोमेटिक, पढ़ते पढ़ते वो तैयार हो जाएगा, तुम्हें अलग से तैयार नहीं करना पड़ेगा। और बाकी के जो टॉपिक्स बचते हैं उसे आपके ऊपर है, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पार्टी, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे मेन टॉपिक है वो कौन सी आपको पढ़नी है। बाकी आप अपने मर्ज़ी से जो जितना मर्ज़ी पढ़ोगे वो आपको ज़्यादा बेनिफिट ही देगा, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। हमारी सबसे पहली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब आपको हेडिंग पर नहीं जाना है, आपको जाना है सबसे पहले संयोजन वर्ड पे। संयोजन वर्ड क्या होता है? जैसे ये दो हैं, इस दो का एक हो जाना, ये क्या कहलाता है? संयोजन। जैसे दो लड़के हैं, दो लड़कियां हैं, जब वो एक दोस्त बनती हैं उसे क्या कहता है? संयोजन। जैसे दो लड़की लड़का की शादी होती है तो पहले वो दो थे, अब एक हो गए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? संयोजन। आप समझ के बात मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब आओ इसको थोड़ा सा साइंस की ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक। अब मैं अभिकारक का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देखोगे ये जो हमारा एरो का सिंबल है बच्चा पार्टी, ये है हमारा अभिक्रिया का निशान। तो इसके जो लेफ्ट साइड में होता है उसमें वहाँ पे जितने भी पदार्थ होते हैं उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और उसके राइट साइड में जितने भी पदार्थ होते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। तो संयोजन अभिक्रिया के लिए जो तुम समझे हो उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि संयोजन अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, इस साइड वाले अभिकारक मिलकर एक पदार्थ यानी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। फिर एग्जाम्पल में आप ये A+B छोड़ दो, इसी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोयले का दहन लिख दो। कोयले को जलाना, कोयला मतलब कार्बन जिसे हम C से प्रेजेंट करते हैं, और आग जिसे हम ऑक्सीजन दिखाते हैं। ऑक्सीजन मतलब आग लगाना जो होता है, ठीक है, उसी की वजह से आग लगती है। तो कोयले और आग को जब आप इकट्ठा करते हो तो बीच में हमारे साथ धुएं के रूप में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 कहते हैं। तो बस आप ये एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख दो, तो आप बहुत ज़्यादा फैंसी लिखने की जरूरत नहीं। जितना सिंपल लिखोगे, जितना साफ लिखोगे, उतने अच्छे नंबर पाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैंसी और बहुत ज़्यादा टिपिकल लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक हेडिंग है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब देखो, हिंदी का वर्ड जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। एक बार आप वर्ड को समझ गए तो आपकी जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। उष्मा आप समझ सकते हो, आग हीट समझ सकते हो, उष्मा आग हीट समझ सकते हो। ठीक है, और छेपी का देखो, छेपी का जो एक और रिलेवेंट वर्ड आप समझ सकते हो, निर्माण करना, आसान। एक्चुअल मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना। तो आप ऐसे इसको क्या बोल सकते हो? वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद के साथ साथ, यानी जो पदार्थ हमें चाहिए वो तो मिल ही रहा है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ये हेडिंग लिख सकते हो। फिर मैं कह रहा हूँ वर्ड को समझने की कोशिश करो, हेडिंग आप अपने से बना के लिखने की कोशिश करो।
जब आप अपने से लिखने लगोगे, वो हो सकता है हमसे थोड़ा सा फर्क हो, पर अगर आपकी बात सही है तो वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो हम लिखवा रहे हैं बिना समझे हुए उसको लिख देना। ये ज़्यादा खतरनाक होता है। आप खुद से समझ के लिखोगे, थोड़ा सा इधर उधर भी लिखोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद जो मेन टॉपिक है हमारी, वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन अभिक्रिया तुम पढ़ने मत लग जाओ, या मैं डायरेक्ट लिखवाने नहीं लग जाऊँगा। वियोजन अभिक्रिया को हम पहले वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो संयोजन आपने पढ़ा ना, संयोजन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे संयोजन में क्या होता है, दो लोग, अभी दो को छोड़ते हैं, दो मिलकर एक बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन। तो उसका अगर अपोजिट में वियोजन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? भाई बोलते बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। यही होगा कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया के पश्चात दो या दो से अधिक यौगिकों में बढ़ जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बाकी तुम हेडिंग देख सकते हो। हेडिंग इसलिए लिखाई जाती है ताकि आपके पास वर्ड हो, इसलिए नहीं कि आप उसको रट लो। समझ गए? आप अपने हिसाब से जो कुछ लिखोगे, अगर हो सकता है आप जो लिखो वो इससे बेहतर हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बेहतर हो, इसलिए समझो और समझकर खुद से लिखने की कोशिश करो। बाकी इसमें कोई एग्जाम्पल अभी नहीं देंगे, क्योंकि देखो जब वियोजन होगा तो वियोजन के कई सारे प्रकार होते हैं। जब दो लोगों की दोस्ती टूटती है तो दोस्ती टूटने में कुछ लोगों का हाथ होता है, कभी एक इंसान की गलती होती है, तो कुछ ना कुछ वजहें होती हैं। तो वियोजन में भी कुछ ना कुछ वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो जिस कारण से वो वियोजन होता है उसके बारे में भी हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अब देखो हमारा पहला कारण है उष्मीय वियोजन। क्या है? उष्मीय वियोजन। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कर सकते हो? वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ बोल सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या यौगिक का वियोजन उष्मा के द्वारा होता हो उसे क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखो मैं कह रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से, इसको अभी वीडियो को बार बार पीछे करो और रिवाइज करके याद कर लो। इसको मैं क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेरे साथ तुम भी रिपीट करो कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का वियोजन उष्मा के कारण होता हो, ऐसी अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें जो आपको सबसे आसान लगे वो याद करो। फिर मैं कह रहा हूँ जितना सिंपल रखोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे, उतना अच्छा आप याद कर पाओगे, उतने अच्छे से समझ पाओगे। बहुत ज़्यादा उसको टिपिकल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी हेडिंग को, क्योंकि मैं जानता हूँ, काफ़ी चेक करने का एक्सपीरियंस मुझे है, तो इतना टिपिकल नहीं होता है। ठीक है, अब आ गया वैद्युत वियोजन। क्या होता है बच्चा पार्टी? वैद्युत वियोजन। अगर आपने उष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ रखा है तो मुझे लगता है आपको पता होगा कि वैद्युत वियोजन क्या होता है। कैसे याद करेंगे? जो आपने उष्मी के लिए पढ़ा है, उष्मीय वियोजन के लिए जहाँ आपने वहाँ उष्मा का उपयोग किया है ना, वहाँ पे बस वैद्युत का उपयोग कर दो, वैद्युत को ला दो। अभी देखो मैं कैसे बता रहा हूँ। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ का वियोजन उसमें था उष्मा के द्वारा होता हो, इसमें कहेंगे विद्युत के द्वारा होता हो, ऐसी अभिक्रिया को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, गजब। अब एग्जाम्पल में ये है तुम्हारा 2H2O, ऊपर विद्युत धारा आपने प्रवाहित कर दी, नीचे तुम्हारा H2 + O2। अगली हेडिंग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो क्या इसे अलग से याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, लिख लो, पर अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपने उष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ लिया ना, हो गया। जहाँ पे उष्मा का उपयोग है वहाँ पे प्रकाश का उपयोग कर दो। देखो ये कितना सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें या जहाँ किसी पदार्थ का वियोजन प्रकाश के द्वारा होता हो, ऐसी अभिक्रिया को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वाह गजब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और ये एग्जाम्पल में तुम लिख सकते हो HCl + Ag + Cl2। बाकी गिनती आगे पीछे क्यों लगी है, कैसे लगती है, ये जानना हो तो कमेंट करो भाई, ऐसे फालतू में मेहनत थोड़ी करूँगा। अब आओ यहाँ आगे उष्मा शोषीय अभिक्रिया। क्या है उष्मा शोषीय? वर्ड से समझने की कोशिश करते हैं। शोषी मतलब होता है जिसे उसकी ज़रूरत हो, जो दे न बल्कि जिसे उसकी ज़रूरत हो। जैसे हम क्या हैं, धन शोषी हैं, हमें हमेशा धन की आवश्यकता होती है, बस कहीं से मिल जाए धन। और इज्जत शोषी,
हमें हमेशा इज्जत की ज़रूरत होती है, हमें इज्जत की आवश्यकता होती है। यहाँ से भी इज्जत मिल जाए, वहाँ से भी, सब जगह से, भले वो इज्जत वाला कोई काम करे ना करे, लेकिन इज्जत चाहिए सबको। तो वैसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के निर्माण के लिए उष्मा की बहुत आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उष्मी शोषी या उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पे, हमारी विस्थापन। पहला हमारा क्या था? संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन में कई प्रकार थे। अब उसके बाद हम तीसरा पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज आप क्लास में बैठे हो, फ्रंट बेंच पे 4 लड़के बैठते हैं, और एक दिन एक लड़का आता है जो बहुत भोला भाला है, वो पहले पीछे बैठता था, अब आके आगे बैठ गया। लेकिन जो आगे सीट पर बैठता है वो थोड़ा दबंग टाइप का है, चाहे लड़का हो या लड़की। तो वो दबंग टाइप वाला क्या करेगा? आते ही उसका बस्ता उठा के उसका बैग उठा के उसको पीछे विस्थापित कर देगा, चल भाई पीछे चल। तो वो बेचारा सीधा बंदा कहाँ जाके चुपचाप से पीछे बैठ जाएगा। लेकिन सोचो, अगर जो दबंग टाइप का बंदा है वो हमेशा पीछे बैठता हो, और एक दिन वो आके आगे बैठ गया, और एक सीधा साधा बंदा आता है, देखता है उसकी जगह कोई बैठा हुआ है, तो क्या वो उसको हटा पाएगा? क्या उसको हटाने की कोशिश करेगा? नहीं, वो चुपचाप से जाके दूसरी जगह बैठ जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में जो ज़्यादा ताकतवर है वो कम ताकत वाले को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है। अब आते हैं तुम्हारे केमिस्ट्री में, समझते हैं। अब केमिस्ट्री में कोई पदार्थ ज़्यादा ताकतवर कम ताकतवर नहीं होता। केमिस्ट्री में पदार्थ कम क्रियाशील और ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसके लिए आपको क्लास में एक सारणी बनाई गई होगी, नहीं बनाई गई है तो फीस मत जमा करो स्कूल की। हाँ, वो एक साड़ी है, तुम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर वो भी नहीं कर पाओगे तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो क्या होता है कि उस साड़ी में जो तुम्हारे सबसे टॉप पे पदार्थ होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर उससे नीचे उसके कम, उससे नीचे उससे कम, उससे नीचे उससे कम। तो ऐसे करते करते जो सबसे बॉटम पे नीचे आता है वो सबसे कम क्रियाशील पदार्थ होता है। तो जो ऊपर वाला पदार्थ है वो नीचे वाले पदार्थ को कहीं से भी विस्थापित कर देता है, ठीक है। किसी भी यौगिक से ऊपर वाला पदार्थ नीचे वाले को विस्थापित कर देता है, बट नीचे वाला पदार्थ ऊपर वाले को कभी विस्थापित नहीं कर पाता भाई, क्योंकि ये कम क्रियाशील पदार्थ है। अब देखो, हेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने से पढ़ लो, लिखी हुई है, रोक के वीडियो पॉज करके लिख लो, याद कर लेना, पर जरूरत नहीं है। आप समीकरण से समझने की कोशिश करो। ये है तुम्हारा Fe, और आगे है तुम्हारा CuSO4, और तुम्हारी अभिक्रिया के बाद क्या बना है? FeSO4 Cu। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, CuSO4, इसमें Cu साथ में है और Fe बेचारा अकेले है अभी, लेकिन अभिक्रिया के बाद Fe क्या करता है? Cu को धक्का मार के साइड कर देता है और SO के साथ जाके खुद चिपक जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो तुम्हारी रासायनिक श्रेणी है, अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है, उसमें Fe Cu से ऊपर आता है, इसलिए ये हटा पाया। अगर मैं यहाँ तुम्हें एक एग्जाम्पल लिखूँ, देखो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, पर फिर भी मैं ज़बरदस्ती कोशिश करूँगा। मैं सूत्र को उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। ये एक सवाल में तुम्हें 2 सवाल समझने की कोशिश करना है। ये तुम्हारा प्लस, राइटिंग मेरी इतनी ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, पर इतनी ख़राब भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं अपने कीबोर्ड के पैड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वही बहुत बड़ी बात है, नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारा इंतजाम करना चाहिए। ये बन गया मेरा एरो, और अब यहाँ देखो मैं क्या करूँगा, Cu से Fe को हटा दूँगा, तो ये मेरा सूत्र बन गया Cu, और ये मेरा बन गया SO4। गुड 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 गुड, और इसने लात मारकर किसको हटा दिया? Fe को साइड में कर दिया। अब मेरा सवाल तुम बच्चों से ये है कि क्या जो सूत्र मैंने लिखा है वो सही है? चेक करो। नहीं, और ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया भी। एक सूत्र दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ ये सूत्र सत्य है या असत्य है, तो क्यों, नहीं है तो क्यों, उदाहरण सही बताओ। तो बताओ ये वाला सूत्र सही है, तो देखो ये वाला सूत्र गलत है। कैसे गलत है? अब मैं आपको बता रहा हूँ। Cu Fe को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जो क्रियाशीलता की जो श्रेणी आती है जिसमें हम तत्वों को लिखते हैं, उस श्रेणी में Cu जो होता है वो Fe के नीचे आता है, इसलिए ये Fe को विस्थापित नहीं कर सकता। अतः ये समीकरण तुम्हारा क्या है? गलत है। उसके बाद आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। किसमें आते हैं बच्चा पार्टी? द्विविस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया तो आपने पढ़ लिया, जिसमें एक बंदा, मतलब एक पदार्थ यौगिक से दूसरे पदार्थ को क्या करता है? हटा देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो विस्थापन तो लफ्ज़ है, मतलब हटाना तो है,
लेकिन द्विव विस्थापन मतलब दो लोग हटाएंगे। अब वो दो लोग कैसे हटाएंगे आओ जरा देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब आयनों का आदान प्रदान क्या होता है, छोड़ो हेडिंग रहने दो, हेडिंग से कोई जरूरत नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हेडिंग हटाओ। ये तुम्हारा पहला तत्व क्या है बच्चा पार्टी, Na। क्या है Na, मेरे साथ बोलते रहो। ओह गलत हो गया। ये है मेरा Na। दूसरा पदार्थ क्या है, SO4। यहाँ पे देखो जो मैंने PDF में लिखा है वो गलती से मिस्टेक हो जाती है भाई, तो वहाँ पे SO2 हो गया, पर इग्नोर मार यार, गलती किससे नहीं होती। Ba जो दूसरा तत्व है हमारा, बेरियम क्लोराइड Da, और ये है तुम्हारा Cl, सबसे फेवरेट तत्व है, इससे तो मुझे बहुत प्यार था। चलो आओ देखो, Na इसके ऊपर होता है प्लस चार्ज। क्या होता है बच्चा पार्टी, प्लस चार्ज। कितने, ये मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो बाद में वीडियो बना दूंगा। अभी तुम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस यहाँ ध्यान दो, और अगर ज़्यादा जानना है तो खुद से पढ़ने की कोशिश करो, ना समझ में आए बताओ, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। और इस पर सॉरी तुम्हारे बातें करने के चक्कर में मैंने इस पर भी प्लस बना दिया। SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, जो हमारा है Ba। ज़्यादा करीब लिख दिया गया Cl को, नहीं इतनी करीब लिखूंगा तो तुम्हें समझाऊंगा कैसे, तुम्हें तो वैसे ही बातें एक बार में समझ में नहीं आती। Cl को थोड़ा सा दूर लिखते हैं, थोड़ा सा दूरी बनाना ज़रूरी है, वैसे भी ये दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं। तो आओ देखते हैं, Ba तुम्हारा हो गया प्लस और Cl तुम्हारा है माइनस। अब हेडिंग से पहले सब पढ़ लिए, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये आयनों का आदान प्रदान करेगा। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे करेगा, इसका प्लस, ये जो Na2SO4 है, इसका जो प्लस वाला आयन है यानी Na, ये इसके BaCl के माइनस वाले के साथ क्रिया कर जाएगा, समझ गए। तो जब ये क्रिया करेगा तो ये वाला भी तो, ये तो कम तो है नहीं भाई साहब, ये क्या करेगा, ये प्लस इसके माइनस वाले से क्रिया कर जाएगा। तो ये क्या बनेगा, पहले देखो Na और Cl को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। वाह वाह वाह, ज़्यादा खुश हो गया मैं। और ये Ba, अब पहले हम प्लस को लिखते हैं बाद में माइनस को लिखते हैं, इसलिए ये गलती से ये मत लिखना Cl Na, नहीं NaCl, पहले प्लस बाद में माइनस। ठीक वैसे ही तुम्हारा ये Ba किसके साथ चला जाएगा, SO4 के साथ, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, BaSO4। समझ गए, आयनों का आदान प्रदान, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, बन गया द्विव विस्थापन। इसका विस्थापन हो गया इधर, इसका विस्थापन हो गया इधर, द्विव विस्थापन अभिक्रिया। एक बार समझ लो, नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करो, पीछे से करो और वापस से बार बार देखो। अब देखो इस चैप्टर की सबसे जो मेन हेडिंग है, वो सबसे मेन हेडिंग वो क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो कौन है, उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ है, पर ये अपचयन उपचयन में बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जामिनर इसको अक्सर फ्रीक्वेंटली कभी कभार तो लगातार पेपर में देता है, हर साल ये क्वेश्चन आता है, और 1-2 साल के बाद तो आता ही आता है। इसलिए अपचयन उपचयन जरूर पढ़ लो। अब अपचयन उपचयन को मैं देखो तुम्हें बहुत ही मतलब एकदम इससे सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम हेडिंग पढ़ेंगे ही नहीं, क्या करेंगे, हेडिंग पढ़ेंगे ही नहीं, हम एक सूत्र उठाते हैं, ये वाला नन्हा मुन्ना सा प्यारा सा सूत्र उठाते हैं। अब इसी से हम देने की कोशिश करेंगे। देखो मैं पहले तुम्हें उपचयन बताता हूँ। उपचयन, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब पहले नहीं था ऑक्सीजन, अब हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। और ठीक इसका उल्टा अपचयन होता है, जब किसी पदार्थ में अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब आओ देखो मैं तुम्हें इस एक एग्जांपल से कैसे दिखाता हूँ। वाह, हमारे ज़माने में ऐसे टीचर थे ही नहीं जो इतने आसानी से पढ़ा सके। थे भाई, हमें दिमाग नहीं था। देखो यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है। इंडियन सीरियल ऐसे ही एक बार में 3 बार, नहीं है। तो ये पहले ऑक्सीजन नहीं था, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी,
उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन उड़ गया, खत्म, खलास। तो यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो ये हो जाएगा हमारा अपचयन अभिक्रिया। खलास, बस पहले चैप्टर में आपके इतने ही टॉपिक हैं। वीडियो को बार बार देख सकते हो और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हो। और अगर आप इसमें और डिटेल में पढ़ना चाहो तो एक हेडिंग नीचे रह जाती है जो तुम्हारी है विकृत गंधिता, इसको एक बार पढ़ सकते हो, ये कभी कभी एग्जाम में आता है। तो बस खलास, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, कमेंट कर दो ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिले। और हाँ, किसी की मदद करना चाहते हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, एक बार वो भी देख लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।